गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको नायलॉन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बता रही हूँ जो आपके परीक्षा की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। कल आपकी परीक्षा है तो मैं आपको अग्रिम बधाई देती हूँ। आप परीक्षा में सफल हुए। तो चलिए बगैर समय बर्बाद किए हुए हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। पहला है, सुगम जीवन रेखा किसे कहते हैं? सुगम जीवन रेखा किसे कहते हैं? इजी लाइफ फाइबर्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन पूछ रही हूँ, नायलॉन, रेयॉन, ऊन या सिल्क। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज नायलॉन। क्यों सुगम रेशा है? क्योंकि इसका रख रखाव करना आसान है। इसमें इस्त्री करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आयरनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसे पहन करके यात्रा कर सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं। तो आप सो करके भी उठेंगे ना तो वैसे के वैसे ये ताज़ा का ताज़ा दिखेगा। इसलिए इसको सुगम जीवन रेशा कहते हैं और इसे जादुई रेशा भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, नायलॉन की खोज की थी। नायलॉन की खोज की थी पहला डॉक्टर वेलेस एच कैरेथर्स ने, दूसरा रॉबर्ट हुक ने, तीसरा काउंट हिलरी डी चार्डोनेट ने और चौथा एल देस पीजस ने। किसने किया था आपको मालूम है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा भी नायलॉन आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है। इसकी खोज की थी डॉक्टर वेलेस एच कैरेथर्स ने। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, 66 पॉलीमर उपयुक्त है। 66 पॉलीमर उपयुक्त है नायलॉन निर्माण के लिए। ऑप्शन सुनो, नायलॉन निर्माण के लिए या रेयॉन निर्माण के लिए या ग्लास फाइबर निर्माण के लिए या रेशम निर्माण के लिए। 66 पॉलीमर उपयुक्त है। आपने पढ़ा होगा, अब आपको टिप्स में होगा सारी बातें। करेक्ट आंसर 66 पॉलीमर उपयुक्त है नायलॉन के लिए। क्यों, बता देती हूँ। सन 1935 में जो पॉलीमर बने थे वे हेक्सा मिथाइलिन और डायमीन थे और दूसरा था एडिपिक एसिड। इनसे मिलकर के बना पॉलीमर। और इन दोनों ही रसायन, एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन अणु थे और हेक्सा मिथिलिन डायमीन में भी 6 कार्बन। तो 6 और 6 कितने हो गए? दोनों के एक साथ जोड़ोगे तो 66 या 66 है ना। तो इससे जो पॉलीमर बना वो सबसे पहले बना उससे नायलॉन। क्या बना? नायलॉन। पहले जो पूर्ण रूप से, जिसमें किसी भी प्रकार का प्राकृतिक रेशों का उपयोग नहीं किया गया है किसी भी तरह से, केवल ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके ही उपयोग से जो पदार्थ बने वो बने थे, पहला था नायलॉन। ठीक है। तो 66 पॉलीमर अगर आता है तो नायलॉन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नायलॉन के रेशों को जब खींचा जाता है तो वे अपनी मूल लंबाई से बढ़ जाते हैं 2 से 3 गुना, पहला ऑप्शन, 4 से 5 गुना, दूसरा ऑप्शन, 7 से 8 गुना, तीसरा ऑप्शन, और 11 से 14 गुना, चौथा ऑप्शन। एवरेज क्वेश्चन है। नायलॉन के रेशों को जब भी खींचा जाता है तो वे अपनी मूल लंबाई से 7 से 8 गुना लंबे हो जाते हैं। और जब वो लंबे होते हैं तो इनकी जो अणु हैं व्यवस्थित हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, चमकदार हो जाते हैं। इनका व्यास कम हो जाता है, मतलब रेशे और महीन हो जाते। मान लीजिए रेशों को खींचोगे, खींच के देखो घर में तो पतला होता जाता है ना, बारीक हो जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 4, नायलॉन से संबोधन है। नायलॉन से संबोधन है एक रेशा का, एक वर्ग का, सूर्य के प्रकाश के परिवर्तन का या सूर्य के प्रकाश का परावर्तन का। जब हम नायलॉन शब्द बोलते हैं तो किसके लिए संबोधित किया जा रहा है? ऑप्शन फिर से सुनो,
नायलॉन से संबोधन है एक रेशा का या एक वर्ग का, तीसरा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन का, और चौथा सूर्य के प्रकाश का परावर्तन का। क्या है बेटा करेक्ट आंसर? अभी पढ़ा है, कल ही एग्जामिनेशन है, बोलो। एक वर्ग का। नायलॉन एक वर्ग को इंडिकेट करता है, नायलॉन का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, एक वर्ग को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। नायलॉन का अनुप्रस्थ काट सूक्ष्मदर्शी में दिखता है, कैसा दिखता है? गोल, छोटे एवं चित्तीदार, चिकना एवं गोलाकार, चपटा और चिकना, और चौथा सीढ़ीनुमा या चमकदार। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? नायलॉन का अनुप्रस्थ काट, लंबवत काट जब सीधे लंबाई से काटते हो तो लंबवत काट होती है, और जिसको सीधे सीधे गोल काट, जैसे प्याज जब गोल गोल काटते हो ना एकदम, तो वो अनुप्रस्थ काट कहलाता है। और उसमें अगर देखोगे सूक्ष्मदर्शी से तो वो गोल, चपटा और चित्तीदार दिखाई देता है। ठीक है, चल अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नायलॉन के चमक को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नायलॉन में जब हम तैयार करते हैं रासायनिक विधि से तो उसमें अनोखी चमक होता है, मतलब चुभने वाली चमक होती है। वैसा चमक पहन करके चलो किसी को सुहाता नहीं है। अधिक चमकदार चमक होना ज़रूरी है, पर बहुत अधिक चमक होना जो अपने आँखों को चुभने लगे वो काम का नहीं है। ठीक है, तो देखो नायलॉन के चमक को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? बेरियम सल्फेट का, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, या नाइट्रिक अम्ल का, या सोडियम हाइड्रोक्साइड का। कई बच्चे ने हमसे कमेंट में भी पूछा था कि मैडम चमक को कम करने के लिए क्या डालते हैं? तो बेटा टिटेनियम डाइऑक्साइड भी डालते हैं इसमें, टिटेनियम ऑक्साइड भी डालते हैं, खनिज तेल भी डालते हैं, और बेरियम सल्फेट भी डालते हैं, जिससे कि इनका जो अनोखी चमक है, जो चुभने वाली चमक है, जो अच्छा नहीं चमक नहीं है, उसको कम कर दिया जाता है इनके प्रयोग से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7वां। सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता होती है, इलास्टिसिटी किस में ज़्यादा होती है? ऑप्शन सुनो, लिनन, जूट, कपास, नायलॉन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतनी सिंपल कि अब सोते सोते इसका जवाब दे दोगे। क्या है? प्रत्यास्थता पूछती हूँ। प्रत्यास्थता का मतलब समझते हो ना, कि जब किसी चीज़ को खींच दिया जाता है और खींचने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है तो वो फिर वो अपनी पूर्वाकृति को ग्रहण कर लेता है, ये प्रत्यास्थता कहलाती है ना। तो बताओ सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता किसकी होती है? नायलॉन की। इसीलिए नायलॉन के मोजे बनते हैं, अंडरगारमेंट्स बनता है, वो अपने शरीर के उभार और गहराइयों में फिट हो जाता है। ठीक है ना, समझ गए बात को? और इसीलिए नायलॉन से बने मोजे, बनियान और बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। प्रतिस्कंदता सबसे ज़्यादा किस में होती है? प्रतिस्कंदता सबसे ज़्यादा किस में होती है मेरे प्यारे बच्चों? बता दो इसका आंसर। ऑप्शन दे रही हूँ, कपास, दूसरा लिनन, तीसरा रेशम, चौथा नायलॉन। किस में ज़्यादा है प्रत्यास्थता? बोलो फटाफट। नायलॉन में। प्रतिस्कंदता भी उसी में होता है, अब प्रत्यास्थता भी उसी में होता है। प्रतिस्कंदता का मतलब हुआ कि अगर तुम इसे तोड़ मोड़ करके कैसे भी करके खूब मुचुड़ मुचुड़ करके उसको छोड़ दो, और छोड़ने के बाद अगर वो अपने मूल रूप को ग्रहण कर ले तो उसकी होती है, वो कहलाती है प्रतिस्कंदता। समझ गए बात को? जैसे अपन ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, तो जिससे बैठते हैं या रिक्शा में बैठते हैं तो हमारे कपड़े तुड़ मुड़ जाते हैं। अगर सूती कपड़ा पहने हो तो देखो वहीं से मुड़ जाएगा, लेकिन अगर आप सिंथेटिक कपड़े में नायलॉन का कपड़ा पहने हो तो वो वहाँ से नहीं मुड़ेगा, ओरिजिनल पोजीशन को वो फिर वो प्राप्त कर लेगा। सिल्क में भी ये गुण होता है और ऊन में भी ये गुण होता है। कपास में ये अवगुण है, प्रत्यास्थता का भी और प्रतिस्कंदता का भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो। टेक्सचर धागे बनाए जाते हैं किससे?
टेक्सचर धागे बनाए जाते हैं, पहला कपास से, दूसरा ऊनी से, तीसरा रेशमी से, चौथा नायलॉन से। किससे बनता है? टेक्सचर धागे नायलॉन से बनाए जाते हैं, ये काफ़ी मजबूत होते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता सबसे कम होता है। ऑप्शन दे रही हूँ, इनमें से किन में सबसे कम होता है आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता? ये बताना है आपको। ऊनी का, सूती का, नायलॉन का या पॉलिस्टर का? दो कंफ्यूजिंग है, पॉलिस्टर और नायलॉन। आपको पता है ऊनी में ज़्यादा है, सूती में भी ज़्यादा है, अब बच गया नायलॉन और पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का सबसे कम होता है अब आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता, और नायलॉन का 11 से 12% है, पॉलिस्टर का तो 3 से 4% है, बल्कि 1 से 2% ही है। इसलिए पॉलिस्टर का कपड़ा कभी भी पहनोगे ना, सुखद नहीं होगा आपकी त्वचा के लिए, आरामदायक नहीं है आपकी त्वचा में, आपकी त्वचा के लिए अच्छा वो नहीं माना जाता है। ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11वां, ताप सुनम्य रेशा है। ताप सुनम्य रेशा है, इजी क्वेश्चन है, बेसिक है। एस्बेस्टस या ऊन या रेशम या नायलॉन? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज नायलॉन। ताप सुनम्य रेशा किसको कहते हैं? जो ताप से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, गल जाता है। जैसे आयरनिंग करो, ज़्यादा हीट होगा तो मेल्ट हो जाएगा। आप देखते हो ना अक्सर दुपट्टा वगैरह जो सिंथेटिक होता है या साड़ी सिंथेटिक होता है, मेरे साथ तो ऐसी घटना घटी थी। मेरे एक साड़ी थी और उसको मैंने प्रेस किया, था सिंथेटिक हो, और जहाँ से प्रेस किया वहीं से वो आयरन में चिपक गया। दुपट्टे के केस में भी मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो क्या है ये? ताप सुनम्य रेशा है। कौन से? नायलॉन। ठीक है, समझ गए? पूरी तरह से जल के पिघल ही गया, वो आयरन में चिपक गया उतना दूर। तो ताप सुनम्य रेशा क्या है? नायलॉन। इसीलिए जब कभी भी सिंथेटिक कपड़े पर कोई प्लीट्स डालते हो, कोई क्रीज डालते हो, कोई डिजाइन डालते हो, कोई चुन्नट डालते हो और प्रेस कर देते हो तो वो अस्थायी हो जाता है, वैसे वैसे रहेगा बात तैयार किया हुआ। ठीक है, क्योंकि ये ताप सुनम्य रेशा होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 12वां, नायलॉन के रेशा हैं ताप के सुचालक, ताप के कुचालक, या उपरोक्त दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। कई बच्चे हमें कमेंट करके पूछे थे कि मैडम ताप का सुचालक और कुचालक भी हमें पढ़ा दीजिए। बेटा मेरे पास भी कम समय है, अभी मैं थोड़ा इतना ही बताती हूँ। ताप का सुचालक जो ताप को आगे से आगे बढ़ाता है, हीट को आगे बढ़ाता है। ऐसे समझो, मान लो गर्म तवा है, आप छूते हो, आप जलते हो कि नहीं जलते हैं? लेकिन अगर आप कपड़े से उतारते हो गर्म तवा को, या किसी चीज़ से उतारते हो, आप लकड़ी जलाते हो चूल्हे में, तो लकड़ी तो जलते रहती है और आपके हाथ नहीं जलता क्योंकि आप लकड़ी पकड़ते हो। लेकिन अगर लोहे को आप करो, चूल्हे में गर्म करो, तो क्या होगा? एक एंड से दूसरे एंड तक वो लोहा गर्म हो जाएगा, छुओगे तो जल जाओगे। तो सुचालक मतलब जो ताप को प्रवाहित कर रहा है, कुचालक मतलब जो ताप को प्रवाहित नहीं कर रहा है। तो नायलॉन ताप का सुचालक है। इसी कारण जब कभी भी गर्मी के मौसम में आप पहनते हो तो नायलॉन का वस्त्र आपकी बॉडी के हीट, इसके जो हीट है ना, उसको ये अंदर ही अंदर प्रवाहित कर देता है। मनुष्य के शरीर में क्या है? पानी तो है, तो ये ताप के प्रति सुचालक होता है, पहनने के लिए आरामदायक नहीं होता है। और इसकी बुनाई सघन होती है, छिद्र नहीं होता है, जिसके कारण हवा भी आर पार नहीं हो पाता है। और नायलॉन का वस्त्र इसीलिए गर्मी के मौसम में पहनने के योग्य नहीं रहता। जब कभी भी आप पहनोगे बहुत तकलीफ देगा ये। और कई बार तो आप देखोगे विद्युत का भी एक अच्छा संवाहक है, तो इसके कारण कई बार आप देखोगे ना, गर्मी के मौसम में खास करके देखना, जब आप सिंथेटिक कपड़े को उतारते हो तो उसमें से चिड़चिड़ की आवाज़ आएगी और छोटे छोटे चिंगारी निकलती है। मैंने खुद अनुभव किया है। आप गर्मी के मौसम में देखना करके, बरसात के मौसम में जब सूखा मौसम हो तब आप देखना। और बरसात में तो बिल्कुल ही सिंथेटिक कपड़े पहनने योग्य नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखो 13वां, नायलॉन में अस्थैतिक विद्युत प्रभार बनता है, हाँ या नहीं? आंसर मैंने बता दिया, बनता है।
वस्त्रों में घर्षण के कारण, जब अपन हाथ ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, है ना, बॉडी तो हिलता ही है, स्टैचू अपन थोड़ी है, बॉडी हिलता है। तो वस्त्रों में घर्षण के कारण स्थैतिक विद्युत प्रभाव, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज बनता है और वस्त्र की सतत विद्युत सुचालक के संपर्क में इसी कारण हमारा बॉडी आ जाता है। और जब आ जाता है हमारा बॉडी तो उस पर उसके कारण हमें आराम नहीं मिलता है। और इसके कारण देखोगे ना, गर्मी के मौसम में देखना, अब जितना उसको झटकोगे उतने उसके ऊपर धूल आकर के चिपकेगा, धूल कण चिपकने लगता है, इसी के कारण चिपकता है और कोई कारण नहीं। ठीक है, तो नायलॉन का वस्त्र गर्मी के लिए उपयुक्त कतई नहीं है, आर्द्र मौसम के लिए बिल्कुल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 14वां, नायलॉन का रेशा है सेलुलोज रेशा, प्रोटीन रेशा या उपरोक्त दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। नायलॉन का रेशा क्या है? नायलॉन का रेशा एक प्रोटीन रेशा है। नायलॉन का रेशा एक प्रोटीन रेशा है। ठीक है, नायलॉन का रेशा रंगा जाता है। अब नायलॉन के रेशे को या नायलॉन के वस्त्र को रंगते हैं तो किस प्रकार का रंग यूज किया जाता है? ऑप्शन सुनो, अमीनो रंग से, डिस्पर्स रंग से, एसिडिक रंग से या उपरोक्त सभी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज उपरोक्त सभी। नायलॉन का रेशा अमीनो रंग से, डिस्पर्स रंग से और एसिडिक रंग से रंगा जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करने के लिए दूसरे को बोलना, जिससे आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी फ़ायदा हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।